सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे 23 अक्टूबर 1928 के उस घटनाक्रम की जिसमें साइमन कमीशन भारत में आता है और बाबा साहब से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है जिनके आधार पर बाबा साहब अपने दलित वर्ग को अधिकार संपन्न बना देते हैं। मेरे साथियों, यानी कि 23 अक्टूबर 1928 का जो घटनाक्रम है वो ऐतिहासिक है और इस देश के अंदर दलितों के लिए सूरज की किरण जैसा था। मेरे साथियों, यहाँ पर बाबा साहब भी सूरज की किरण की तरह उभर कर सामने आए और दलितों के लिए यहाँ पर अधिकार, दलितों को आने वाली पीढ़ी के लिए अधिकार संपन्न बनाने का संकल्प के साथ मैदान में उतरे। 23 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के सभी सम्मानित सदस्यगण और बाबा साहब आमने सामने बैठते हैं, आमने सामने प्रश्न उत्तरी करते हैं। 295 प्रश्न बाबा साहब से पूछे जाते हैं। मेरे साथियों, 23 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के चेयरमैन एवं अन्य सदस्यगण सभी मिलकर बाबा साहब से 295 प्रश्न पूछते हैं। 295 प्रश्न के जो उत्तर बाबा साहब देते हैं, उन उत्तरों के माध्यम से ये सिद्ध हो जाता है कि दलित वर्ग के लोग हिंदू समुदाय से, हिंदू समाज से अलग अस्तित्व रखते हैं और इसी आधार पर दलितों को यहाँ पर अधिकार संपन्न बना दिया जाता है। वोट का अधिकार मिल जाता है, राजनीतिक हक और अधिकार यहाँ मिल जाते हैं। मेरे साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लेकर फोकस है। प्रश्न नंबर 69 से लेकर 79 तक, यानी कि लगभग 10-11 प्रश्नों की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज के अम्बेडकर संदेश में। जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये है कि सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व बाबा साहब चाहते थे और ये प्रश्न जब चेयरमैन साइमन कमीशन करते हैं तो बाबा साहब क्या जवाब देते हैं, आज के अम्बेडकर संदेश में आप जानेंगे। और साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि सामाजिक बहिष्कार जो हमारे दलित वर्ग के लोगों का किया जाता था, आखिर क्या होता है सामाजिक बहिष्कार, कैसे किया जाता था। तो ये सामाजिक बहिष्कार के बारे में बाबा साहब एक प्रश्न के जवाब में क्या जवाब देते हैं, जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। आज के अम्बेडकर संदेश को बिना विलंब के हम अब शुरू करने जा रहे हैं। बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से आज का अम्बेडकर संदेश आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से पेज नंबर 180 से लेकर 181 तक। तब बाबा साहब से प्रश्न करते हैं साइमन कमीशन के सदस्यगण श्री मिलर एक प्रश्न करते हैं कि मैं कुछ देशी राज्यों की स्थिति के बारे में जानना चाहूँगा। बड़ौदा और एक अन्य राज्य में जहाँ कुछ विशेष सुविधाएं बताई गई हैं, क्या वे विशेष सुविधाएं शिक्षा संबंधी सुविधाओं के अलावा भी कुछ हैं? तब बाबा साहब जवाब देते हैं, कहते हैं जी नहीं, उनके अलावा कुछ नहीं, यानी कि शिक्षा संबंधी सुविधाओं के अलावा कुछ नहीं। तब अगला प्रश्न यहाँ पर किया जाता है, क्या आप देशी राज्य में नौकरी पा सकते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर, मेरे विचार में ये बहुत मुश्किल होगा। देशी राज्यों में हमारे यानी कि दलित वर्गों को नौकरी पाना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होगा। क्या आप सरकारी सेवा में नियुक्तियां लेने के विशेष रूप से इच्छुक हैं? बाबा साहब जवाब देते हैं, जी हाँ, निश्चित रूप से, यानी कि सरकारी सेवा में नियुक्तियां लेने के लिए बाबा साहब इच्छुक हैं। ये बात बाबा साहब बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं। तब प्रश्न किया जाता है कि ऐसा क्यों चाहते हैं आप सरकारी सेवा में नौकरियां, क्यों चाहते हैं अपने समाज के लिए? तब बाबा साहब जो जवाब देते हैं, आज के अम्बेडकरवादी समाज को, अम्बेडकरवादियों को इस प्रश्न का जवाब जानना चाहिए, खासकर जो सरकारी सेवा में है उनको इस प्रश्न का जवाब बाबा साहब ने क्या दिया उन्हें जान लेना चाहिए। तब बाबा साहब कहते हैं कि इस विषय पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक विधि प्रशासन का सवाल है, हमारा अनुभव बड़ा कड़वा है। मैं पूरा बल देकर कहना चाहूँगा कि अनेक मामलों में कानून दलितों के विरुद्ध लागू किया जाता है। मैं जिले का नाम बताए बिना एक जिले में हुई एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा। बम्बई सरकार प्रतिवर्ष कुछ निश्चित शर्तों पर गांव वालों को जंगलात की कुछ जमीन खेती के लिए देती है। हमें पता चला कि जंगलात की इस भूमि के आवंटन में दलित वर्ग के लोग टुकुर टुकुर देखते रह जाते हैं। एक व्यक्ति को जो एक श्रमिक था और प्रायः भूमिहीन था या उसके पास बहुत कम भूमि थी और जो अपनी आर्थिक दशा सुधारने की कोशिश में था, को जंगलात की भूमि में कोई हिस्सा नहीं मिला। मामलादारों ने जिन्हें इस भूमि के वितरण का कार्य सौंपा गया था, सवर्ण हिंदुओं के साथ पूरा पक्षपात किया और दलित वर्गों की उपेक्षा की। एक जिले में पिछले साल हमने संगठन बनाया और उस जिले के असिस्टेंट डिप्टी कलेक्टर ने
के पास एक प्रतिनिधिमंडल भेजा और उस जंगलात की जमीन के बारे में अपनी शिकायतें बताईं। उसने मामलातदारों को एक परिपत्र भेजा जिसमें कहा गया कि दलितों की अर्जियों पर गौर किया जाए। कुछ मामलातदारों ने ये जताने के लिए कि वे परिपत्र पर अमल कर रहे हैं, कुछ जमीन दलितों को भी दे दी। परंतु बाबा साहब कहते हैं कि हमने देखा कि उन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया था। कागज पर उन्होंने दलितों को कुछ ज़मीन दे दी है और सवर्ण हिंदुओं को बहुत कम ज़मीन दी है, परंतु जब वास्तविकता सामने आई तो हमें पता चला कि जो ज़मीन दलित वर्गों को दी गई थी वह चट्टानों से भरी पड़ी थी और खेती के लायक नहीं थी। दलित वर्ग के लोग उसे किसी भी तरह नहीं लेंगे और सवर्ण हिंदुओं को दी गई ज़मीन जो क्षेत्रफल में यद्यपि कम थी लेकिन वह खूब उपजाऊ थी। मेरे विचार में ये अधिकारियों को दिए गए प्रशासनिक अधिकार का घोर दुरुपयोग है और व्यक्तिगत रूप से मैं विधि के अधिक चालाकी भरे प्रशासन की अपेक्षा विधि के अधिक सदाशयपूर्ण प्रशासन को कहीं अधिक महत्व देता हूँ। तब चेयरमैन प्रश्न करते हैं बाबा साहब से, कहते हैं मेरे विचार में जो आपने हमें बताया है वह काफ़ी रोचक है, परंतु हम उसे अपनी जांच पर लागू नहीं कर सकते क्योंकि इस आयोग का ये काम नहीं है कि वह रोज़मर्रा के प्रशासन में दखल अंदाजी करे। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं जी हाँ, आप अपने इस विचार के समर्थन में ये दलील दे रहे हैं कि दलित वर्गों को पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं सेवाओं में, यानी कि सेवाओं में पूरा प्रतिनिधित्व की मांग बाबा साहब करते हैं। मेरे साथियों, क्या यह विचार आपका है? तब बाबा साहब कहते हैं मेरा यही विचार है। इस प्रेसिडेंसी के न्यायालयों में वास्तव में जो होता है, बाबा साहब आगे कहते हैं कि उसके कुछ उदाहरण मैं देना चाहूँगा। मुझे एक अदालत में दलित वर्ग के एक व्यक्ति की पैरवी करने का मौका मिला और मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि उस व्यक्ति को अदालत से बाहर एक खिड़की के पीछे दरवाजे से परे खड़ा रहना पड़ा है और वह अंदर नहीं आता था क्योंकि उसने कहा कि जहाँ तक आपका संबंध है यह ठीक है, लेकिन मैं अदालत के भीतर आ गया तो आपके जाने के बाद मेरा सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। बाबा साहब से उस मुवक्किल ने कहा कि आपके जाने के बाद मेरा सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा, इसलिए वो अदालत के अंदर नहीं गया। मेरे साथियों, खिड़की के बाहर वो झांक रहा था। वह मुवक्किल था जो भीतर नहीं आना चाहता था। तब बाबा साहब जवाब देते हैं कि जो अंदर आने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था, आखिर वह किस प्रकार के सामाजिक बहिष्कार की बात सोच रहा था। तब बाबा साहब जवाब देते हैं सामाजिक बहिष्कार ऐसा होता है कि यदि गांव में जाता तो उसका बहिष्कार कर देते, कोई उसे अनाज नहीं देता, गांव वाले उसे उसकी सेवाओं का कोई मेहनताना नहीं देते, उसे गांव में घुसने ही नहीं दिया जाता। दलित वर्गों के लोग गांव की सीमा पर ही रहते हैं, बीच में नहीं। यानी कि दलित वर्ग के लोग गांव के बाहर रहते हैं, किनारे रहते हैं, एक साइड में रहते हैं, गांव के बीच में नहीं रहते। ये सामाजिक बहिष्कार है दलितों का। ये बाबा साहब इस बात को बड़ी पुरजोर और बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष रखते हैं, दलितों का पक्ष रखते हैं साइमन कमीशन के समक्ष, चेयरमैन के समक्ष। तब यहाँ प्रश्न किया जाता है, आपका कहना है कि वह मौके पर अदालत आने से डरता था क्योंकि वह सोचता था कि बाद में गांव के उसकी अपनी जात के लोग नहीं, सवर्ण लोग ये कहेंगे कि वह वहाँ चला गया जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था। बाबा साहब कहते हैं निश्चित रूप से आपने सही पहचाना क्योंकि उसका ये काम उसकी सामाजिक हैसियत से परे होता। यह ऐसा एक ही मामला है क्यों? तब बाबा साहब कहते हैं यह मेरा अपना अनुभव है, परंतु मेरे विचार में बम्बई उच्च न्यायालय के इस आशय के परिपत्र से कि दलित वर्गों के लोगों को अदालतों में आने दिया जाए, लगता है ऐसी बात कभी कभार ही होती है, उस परिपत्र का भी कोई कारण होगा। यानी कि अदालत ने जो परिपत्र जारी किया है उच्च न्यायालय ने कि दलित वर्गों के लोगों को भी अदालतों में आने दिया जाए, ये परिपत्र जारी किया, इसका बाबा साहब जिक्र करते हैं। तब बाबा साहब साइमन कमीशन के समक्ष इस बात को कहते हैं कि आखिर अगर ये परिपत्र जारी करना पड़ा है उच्च न्यायालय को, बम्बई उच्च न्यायालय को, तो इसका कुछ तो कारण होगा, कुछ तो आधार होगा, तभी अदालत ने परिपत्र जारी किया है। तो मेरे साथियों, एक और मजबूत पक्ष बाबा साहब अदालत का जोड़ देते हैं, उस परिपत्र का जोड़ देते हैं। बाबा साहब हर प्रश्न का सटीक जवाब देते हैं और इन्हीं सटीक जवाबों के आधार पर लगातार साइमन कमीशन और उनके सदस्यगण, पदाधिकारीगण लगातार संतुष्ट होते जा रहे हैं। ऐसा आप स्वयं भी महसूस कर रहे होंगे। मेरे साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहाँ रोकेंगे,
क्योंकि आज भाषा ने ये सिद्ध कर दिया कि दलितों के साथ किस तरह का छुआछूत होता है, किस तरह सामाजिक बहिष्कार होता था। मेरे साथियों, सामाजिक बहिष्कार किस तरह से होता था, यही तो आज के अम्बेडकर संदेश का प्रश्न है, जिसका जवाब आपको देना है। मेरे साथियों, अगर आपने हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बड़ी भूल कर रहे हैं। मेरे साथियों, हर दिन सुबह 5 बजे अम्बेडकर संदेश के माध्यम से हम लेकर उपस्थित होते हैं बाबा साहब का ये महत्वपूर्ण साहित्य। बस डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के विभिन्न खंड हम लेकर उपस्थित हो रहे हैं। इस समय खंड 4 चल रहा है। आज ही हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब कर लें और अगले अम्बेडकर संदेश का इंतजार कीजिए। लेकर हम उपस्थित होंगे अगले दिन, यानी कि ठीक सुबह 5 बजे। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अम्बेडकर संदेश को रोकने की दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।